Hello class 12, welcome back. Last time we were discussing our first unit electrostatics, and this time our topic is principle of superposition. This principle you have already understood in class 11, but that was all about waves. But today you are going to discuss principle of superposition regarding charges. So shall we start now? Okay. Consider this is the charge Q1. Okay, and there is another charge separated by a distance r, Q2. There is another charge Q2 which is separated by distance r from Q1. Okay, बच्चों अब आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया. क्या था कूलम्ब्स लॉ? अगर दो चार्ज रेस्ट में रखे हुए हैं एक आर डिस्टेंस के ऊपर, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. So consider another charge Q2 which is separated by another distance R2. Okay, and consider another charge Q3 which is separated by a distance R3, and consider another charge Q4 which is separated by distance R4. Got it or not? देखो मैंने क्या किया है बच्चों, एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और उसके पास कुछ दूरी पर, अलग अलग दूरी पर उसके आसपास ही, यानी कि इसी के फील्ड के अंदर, ठीक है, अदर चार्ज रखे हुए हैं. तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, अपोजिट हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, फोर्स तो लग रहा होगा ना, इंटरेक्शन तो हो रहा होगा. यानी कि इस वाले चार्ज के ऊपर इसके कारण भी फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर इसके कारण भी फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज के ऊपर Q1 जो रेड में है इसके कारण भी. ये आप ये समझ लो कि एक आदमी खड़ा है, इसको चारों मिल करके मार रहे हैं, तो इसकी कुल मिलाकर के पिटाई कितनी हुई होगी, कुल मिलाकर के फोर्स कितना लग रहा होगा, ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये क्या कहता है समझते हैं दोबारा से. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया, ये कुछ गलत किया गया कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये बात गलत है कि सही है? भाई Q1 पे फोर्स Q2 के कारण है कि नहीं है, आप इतना बता दो बस मुझे. है ना? किसके अकॉर्डिंग? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग. क्योंकि कूलम्ब्स नहीं तो बताया था मैं, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा, और कितना लगेगा उसने फॉर्मूला ही बताया था. चलो जी वो फॉर्मूला भी लिख दो. कितना बताया था जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2. पहले चार्ज का नाम यहाँ पे Q1 ही है बाई चांस, दूसरे चार्ज का नाम यहाँ पे भी Q2 ही है, और इनके बीच की दूरी देखो 1 और 2 के बीच की दूरी को R12 मान लेते हैं, समझना आसान रहेगा. 1 और 2 वाले चार्ज के बीच की दूरी R12. 1-2 सबस्क्रिप्ट में लिखना है इसके पैरों में. तो इनके बीच की दूरी कितनी है? R12. R इसके पैरों में है, और इसका स्क्वायर होता था. क्या होता था बच्चों? R12 का स्क्वायर. बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखो, और ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है? 1 और 2 के बीच में. तो समझना आसान रहेगा कि फोर्स ऑन जो Q1 है, जो है ड्यू टू Q2, वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? 1-2, यानी कि 1 पे लगने वाला फोर्स किसके कारण? 2 पे. F12 का मतलब समझ में आ गया. कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. और आर कौन सा है यहाँ पे? 1-2 वाला. अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ डायरेक्शन का भी आना क्या है? जरूरी है. हमने पढ़ा था ना इसको, ये तो सारा मैग्नीट्यूड है. अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लगाएंगे? 1-2 की डायरेक्शन क्या होगी? R12 कैप. यूनिट वेक्टर लगा देंगे. क्या लगा देंगे? R12 कैप. क्लियर? अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलती क्या है? 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण, तो 2 ने तो लात इधर को मारी होगी ना. भाई ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसने इसको किक की यहाँ पर, तो लात इधर को ही तो लगी ना. ऐसे उधर से इधर को, तो उधर से इधर को आया, तो 2 से 1 की तरफ को आया ना. और डायरेक्शन क्या लिखते हैं हमेशा? 2 से 1 की तरफ को. क्लियर हुई है बात? 2 से 1 की तरफ. तो F12 होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. क्लियर? समझ आ रही है बच्चों इतनी बात? सिमिलरली ये तो हो गया पहला केस जिसको मैंने रिंग किया है. क्लियर? अब ये दूसरा केस भी तो है भाई, इन दोनों में फोर्स लग रहा है, इन दोनों को कौन छोड़ेगा? तो यानी कि फोर्स ऑन किसके ऊपर? अगेन Q1 के ऊपर. अब किसके कारण लग रहा है? Q3 के कारण. ये 1 तो यही हो गया था, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. और किसके कारण? Q3 के कारण. अब Q3 इसको किक करेगा, इधर को ही तो करेगा. अब 1 और 3 के बीच की दूरी को क्या मान लो आप? R13. कितनी मान लो? R13, है ना. तो इसको क्या बोल देंगे?
किस पे लग रहा है, फोर्स 1 पे, यानी कि F1 किसके कारण लग रहा है, 3 के कारण। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कितना होगा, 1/4 पाई Epsilon0 Q1। और Q2 का काम कौन करा, दूसरा चार्ज कौन सा है यहाँ पे, Q3 है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 और 3 के बीच की दूरी 1, लेकिन आप 3 से इधर को तो लग रहा है ना फोर्स, आप मान के चल रहे हैं कि सारे फोर्स इधर को लगा रहे हैं, एक केस लेके चले, तो कितना हो जाएगा, R3 और इसकी दूरी का स्क्वायर करते हैं ना फॉर्मूले में, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसी का यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो लगाने जरूरी है। सिमिलरली बच्चों 1 और 4 के कारण, 1 और 5 के कारण जितने भी चार्जेस होंगे 1 पे सबके कारण लिख लेंगे कि नहीं, एंड सो ऑन, सिमिलरली केस बन जाएंगे ना। तो Q1 पे इतना, ये भी फोर्स लग रहा है Q1 पे, ये भी फोर्स Q1 पे लग रहा है। तो अब तक टोटल फोर्स आपने कितना नोट किया F1 पे, यानी जो फोर्स लगने वाला है इस वाले चार्ज पे वो कितना है, ये भी है प्लस ये भी है सॉरी। तो ऐसे ऐसे जितने भी बनेंगे सबका आ गया। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वाले चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा ना, वो इन सारे फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्या होगा बच्चों, जो टोटल फोर्स होगा ऑन चार्ज Q1, क्या बताया मैंने, जो टोटल फोर्स होगा ऑन चार्ज Q1 विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्लियर। तो इसका स्टेटमेंट क्या बना बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज ए वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा। क्लियर। यही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस पर कुल कितना फोर्स लग रहा है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 11th क्लास में आप पढ़ चुके, क्वांटिटी को 2 तरीके से ऐड किया जाता है, एक एल्जेब्रिकली और दूसरा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर के नियम से इसको ऐड किया जाएगा तब इस पर टोटल फोर्स निकल जाएगा। आप सिंपली ऐसे नहीं कह सकते कि इधर से 4 लग रहा है, इधर से 6 लग रहा है तो टोटल 10 लग रहा है, नहीं, आपको वेक्टर्स के रूल्स लगाने होंगे। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, टोटल लगने वाला जो फोर्स होगा वो इतना होगा। दिस वाज द लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इज दैट क्लियर बच्चों। और आप इसको फॉर्मूले में शॉर्ट करने के लिए जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू भर दिया करो। कितनी है के की वैल्यू, आप पढ़ चुके ना, कितनी होती है 9 × 10⁹। क्लियर। आप ये वैल्यू डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, आप इसकी यहाँ पे यूनिट भी मेंशन करना मत भूलिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट है। और डायमेंशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लिखनी। जब आप सबके डायमेंशन भरेंगे तो ये आपकी डायमेंशन आएगी इसकी डायमेंशन आएगी बच्चों M1 L1 T-2, और ये टोटल आ जाएगी आपकी T-2। इसकी डायमेंशन कितनी होगी मीटर स्क्वायर की, L स्क्वायर है ना, और चार्ज की कितनी होगी AT²। निकाल चुके ना आप ये पहले। तो इसको पूरे को सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी टोटल, जो फाइनल डायमेंशन आपको मिलेगी वो होगी आपकी M1 L³ T-4 A²। ये डायमेंशन किसकी है, K की। क्लियर। क्योंकि मैं आपको 11th क्लास में भी बता चुका, पहले ही बता चुका बच्चों, या आप खुद भी पढ़ चुके जो इस वीडियो को और भी बच्चे देख रहे हैं, कि हम सबसे पहले हम 11th क्लास में कोई भी अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी SI यूनिट लिखना कंपलसरी है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, उसकी SI यूनिट लिखना ज़रूरी है, दूसरा उसके डायमेंशन लिखना ज़रूरी है, और उसका अगर कोई फॉर्मूला है तो वो भी लिखना ज़रूरी होता है। 11th क्लास में आने के बाद में अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन करंट या डिफाइन एम्पियर या वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये नहीं कि बस कोई डेफिनेशन लिख के छोड़ दो, अंडरस्टूड है। आप उसका फार्मूला भी लिखेंगे, SI यूनिट भी लिखेंगे और डायमेंशन भी लिखेंगे। क्लियर, गुड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है बच्चों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, बाय एंड टेक केयर।